वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKV अकेडमी। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पेपर की CDP सीरीज़। ये सभी ऑनलाइन पेपर की सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है तथा निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं को प्रगति अनुक्रम अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसमें हमारा दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए तब हम इसमें ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे इमोशन, जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हमारे इमोशन आते हैं। संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाएं से समन्वित होती हैं। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन में ही देखेंगे समग्र निर्माण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत। बताओ इसमें कौन सा सही है। सभी बच्चों ने आंसर लगा भी दिया होगा। चलो मैं बताती हूँ। इसमें हमारा एकीकरण का सिद्धांत, समग्र निर्माण हेतु, यानी कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और एकीकरण कर देते हैं, यानी कि एक साथ रख लेते हैं। इसमें निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं चल रही है। और इसमें हम शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है, जब ये एक बच्चा है, सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। पहले सिर का विकास होगा, फिर उसके हाथों का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा। अधोगामी क्या होता है, जैसे ये बच्चा है, उसका बीच से लेके बाहर की तरफ, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्कूली माहौल, ऑप्शन नंबर सेकंड तंत्रिका संबंधी विकार, ऑप्शन नंबर थर्ड जैविक प्रवृत्तियां, ऑप्शन नंबर 4 आनुवंशिक बनावट। इसमें हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। जब हम कोई सोशल या कल्चर वाली बात करते हैं तो हमें वो माहौल कहाँ मिलेगा, स्कूली माहौल। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिवर्ती चिंतन पलटावी, ऑप्शन नंबर 3 निष्क्रिय अनुसरण, ऑप्शन नंबर 4 वस्तु स्थायित्व। अब इसमें हमारे 7 से 11 वर्ष की बात हो रही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा, प्रतिवर्ती चिंतन पलटावी जो मूर्त चीज़ों को लेकर चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। अब इसमें हमारा ये देखना है कि अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सभी इसका आंसर लगाइए। तो इसमें हमारा अमूर्त समस्याओं की तार्किक ढंग से ये हमारा फॉर्मल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। नूरे इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं को निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता किस अवस्था में है।
हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस दी हैं, 3 स्टेजेस, और उसके 6 लेवल हैं। हर एक स्टेजेस में 2 लेवल हैं, 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें हम देखते हैं पूर्व अभिसामयिक, ऑप्शन नंबर 2 अभिसामयिक, ऑप्शन नंबर 3 अभिसामयिक पश्चात, ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक अभिसामयिक। अब हमारे हिंदी में एक वर्ड के कई नाम होते हैं। अब इसमें हमारे अभिसामयिक, इसको हम परंपरागत भी बोल देते हैं, और एक इसमें अब दे दिया अभिसामयिक। यदि हम इसमें इंग्लिश वाले वर्ड को ध्यान में देंगे तो एक ही वर्ड मिलेगा हमें, कन्वेंशनल। तो हमारे लिए ये कन्वेंशनल बेस्ट है याद रखने के लिए, CDP, इससे हमारी आसानी से याद हो जाएगी। अब पूर्व अभिसामयिक यानी कि प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर 2 कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की अवस्था में है, यानी कि जो कन्वेंशनल अभिसामयिक है इसमें हमारे ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, क्योंकि दूसरी स्टेजेस में हमारा गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेजेस है, और उसकी जो 4th स्टेजेस है लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2 जेवी के परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 3 पदानुक्रम, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अंत्यक्रियाएं। लेव वाइगोस्की 3 S C L, S से सोशल, C से कल्चर, L से लैंग्वेज। लेव वाइगोस्की हमारे 3 चीज़ पर आधारित है। तो इसमें हमारा महत्वपूर्ण, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंत्यक्रियाएं, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के विचारों में सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों के बीच चर्चा व वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग कर देना चाहिए। सभी दोस्त इसका आंसर दें, सिंपल है, आपने लगा भी दिया होगा आंसर। इसमें हमारे 3 तो नेगेटिव हैं। संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें पूछा गया है कि अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए। इसमें हम निगेटिव वर्ड है, हतोत्साहित भी नहीं करेंगे हम बच्चों को। इसमें ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, विद्यार्थियों के बीच चर्चा, ये सबसे अच्छा वर्ड है हमारा पॉजिटिव, चर्चा। बच्चे एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो उनकी जो पावर है, इनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और वैचारिक बहस को बढ़ावा देंगे, वो एक दूसरे से डिबेट करेंगे। तो इससे हमारा क्वेश्चन यही बेस्ट हो जाता है। हमें चारों ठीक हैं, लेकिन इसमें हमारे ऑप्शन नंबर 3 ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा समामेलित होती हैं। इसमें हमारा मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा मनोवैज्ञानिक उपकरण, पुरस्कार व दंड, अनुकूलन, कंठस्थीकरण। इसमें आपको पता ही है तीनों ये नेगेटिव वर्ड हैं, और हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही पॉजिटिव है, मनोवैज्ञानिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्चतर स्तर होता है? हावर्ड गार्डनर की कितने स्टेजेस हैं, सब बताइए, कितने टाइप बताए हावर्ड गार्डनर ने? 8 टाइप। जो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं वो हमारे 8 बताए हैं, उसमें 4 ये हैं। अब अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक। अब ये 2 वर्ड
आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में करते हैं। एक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4, इसलिए हमें इसे इंग्लिश में याद करेंगे। एक तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरपर्सनल होता है और जो हमारा 4 है ये हमारा इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल ये होते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनके मनोदशाओं को समझते हैं और फिर अपना विचार देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है इंटरपर्सनल, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच में संबंध को सही रूप से दर्शाता है? भाषा और संज्ञान के बीच में ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भाषा के विचारों व स्वयं नियमन में कोई भूमिका नहीं है। बच्चों को स्व निर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाती है। बच्चों को निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर पर दर्शाती है। विचारों को मौखिकरण बच्चों को समस्या समाधान कौशल में बाधक बनाता है। ये भी आपने सभी दोस्तों ने लगा दिया होगा, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने लगा दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक है, क्योंकि लेव वाइगोस्की जो निजी वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच पे फोकस करते हैं और मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जिसमें बच्चा खुद से ही बातें करता है और अपने आप को डायरेक्शन देखता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, ये कथन किसको दर्शाता है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हर बार इस टाइप के क्वेश्चन जरूर ही मिलते हैं सीटेट में। जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक कक्षा विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में परिप्रेक्ष्य में विविधता को डैश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो। विद्यार्थियों को उनके संदर्भ के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, को अनदेखा करना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या को क्रियान्वयन करना चाहिए, एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं को शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डैश को विद्यार्थियों को नामीकरण व रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल किया करना चाहिए। सभी दोस्तों ने लगा दिया होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3। एक कक्षा में विद्यार्थी सामाजिक सांस्कृतिकों को संदर्भ में परिप्रेक्ष्य विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक डैश जिनमें शामिल हैं प्रस्तुत करने चाहिए। खुले अंत वाले प्रश्न, इसमें तो आपको पहले ही ऑप्शन ठीक मिल गया। खुले अंत वाले प्रश्न और अपसारी चिंतन, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना चाहिए। और अपसारी चिंतन, अपसारी क्या होता है कि ये हमारा केंद्र है, उसके हम कई दिशाओं में जाके सोचते हैं। तो ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर है। बंद अंत वाले प्रश्न, अभिसारी चिंतन, हम बिल्कुल बंद अंत वाले यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं क्वेश्चन, वो वाले उन पर ध्यान नहीं देंगे। वास्तविक जीवन संदर्भ में चुनौती भरे अभिसारी चिंतन, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। संदर्भ रहित नहीं, संदर्भ सहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान व अनुप्रयोग, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि सामान्य से, ये भी हमारा गलत है। नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, और ये हमारे तीनों ही निगेटिव वर्ड हैं। मानकीकृत परीक्षण, केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही परीक्षा लेनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों का सतत मूल्यांकन करता रहना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? समता, समानता, पक्षपात, पृथकीकरण। ये तो हमारे दो ऑप्शन नंबर 3 भी कर गया। हम पक्षपात नहीं करेंगे और उनको
पृथकीकरण नहीं करेंगे, यानी कि उनको अलग अलग नहीं करेंगे। समता और समानता। समता और समानता में बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। समता क्या है? इक्विटी, इंग्लिश में देखते हैं इसको। और समानता क्या है? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी को एक वर्ड हमने सिमिलरिटी भी कहा जाता है। समानता, समानता क्या होती है? एक व्यक्ति जो समान और उसको समान वेतन मिले, सभी की आय एक जैसी हो। जैसे कि किसी कंपनी में 10 कर्मचारी हैं और उन्हें हमें 100 रुपये बांटने हैं, तो सभी को हम 10-10 रुपये बांट देंगे। ये हमारी इक्वेलिटी होगी। और इसमें हम समता को देखेंगे। समता क्या होता है? एक जैसी परिस्थितियों से जिसमें विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति निवास करते हों। जो ये असमान व्यक्ति हैं, हम उनके अनुसार उनको उसी तरीके से वेतन देंगे। कोई उसमें ज़्यादा गरीब होगा या उसमें कोई ज़्यादा अमीर होगा, तो हम उसको उसके अनुसार ही सैलरी देंगे, जो वो जैसा वो होता है। तो असमान व्यक्तियों को उनकी सैलरी इस तरीके से ही मिलेगी, तो उसको हम समता बोलते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, समता। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गति समन्वय वैफल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों का संबंधित है? ये जितने भी फेजिया हैं, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, प्रेक्सिया, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा जाता है। अब इसमें गति समन्वय सीडीपी में है, पर लेकिन उसमें गति समन्वय दे दिया, समन्वय वैफल्य। तो पाठ विषय वस्तु पढ़ने में, तथ्यों को याद करने में, शारीरिक अंगों के समन्वय से और अंकों के प्रकलन से। अब इसमें गति समन्वय की बात की है, इसमें हमारा मैथ वाला नहीं है। तो शारीरिक अंगों के समन्वय से इसमें हमारे जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं गति नहीं कर पा रही है, तो शारीरिक अंगों के समन्वय से। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कथन और तर्क वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुए हैं तब से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कथन व तर्क वाले, और इनको हमें बहुत ध्यान से करेंगे। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समावेशन के अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे भी शामिल नहीं हैं। सही विकल्प चुनिए। यदि हम इन क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से देखें तो हम यहाँ पर क्योंकि लगाकर आंसर दे सकते हैं। तर्क इसको इस तरीके यहाँ से पढ़िए और फिर यहाँ पर क्योंकि लगा दीजिए, क्योंकि इससे हमारा तर्क समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाले कथन से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप सभी देखते हैं इसमें हमारा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, इसमें दोनों बात सही कही गई हैं। विद्यार्थियों के समावेशन के सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें उनको अलग अलग तरीक़ों से उनकी अच्छी समावेशन के लिए उपकरण देने चाहिए। लेकिन इसमें ये कहा गया है, इसमें तो सभी प्रकार के हो गए, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे भी शामिल नहीं हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नहीं की बात की गई हो, लेकिन इसमें नहीं की बात की गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है तथा ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में और विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद करने में। ये ऑटिज्म विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद करने में सबसे
सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सृजनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता है कि वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, वे दूसरों की नकल करना पसंद करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, उनकी ध्यान अवधि कम होती है। आपको इसमें आपने लगा भी दिया होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय ही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए। जटिल से सरल, सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, सांकेतिक एवं अनुप्रत्यात्मक। ऐसे तो इसमें होता ही नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल गलत है। सरल से जटिल होता है, सामान्य से विशिष्ट, ये हमारा ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूपांतरण का सृजन, पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए उपयुक्त करना, उप उदाहरणों के मध्य संबंध को कार्यान्वित करना, अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण, अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। सही विकल्प चुनिए। इसमें हमारा दोनों ही ठीक हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों का सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? सभी इसका कमेंट करिए। सिंपल क्वेश्चन है, अपसारी सोच, क्योंकि वह एक से अधिक समाधान सोचता है। एक चीज़ है वो तो उसके बारे में इस तरीके से भी सोचेगा, वो अलग अलग तरीके से सोचेगा। तो ये अलग अलग तरीक़ों से सोचने को ही अपसारी सोच बोलते हैं और इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? को ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर जीवन के बीच में संबंध स्थापित करना, ये बिल्कुल अच्छी बात है, बेस्ट आंसर है। विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न करें। इसमें तो बहुत ही गलत बोला है कि प्रयास न करें। प्रयास क्यों नहीं करें? प्रयास हम करेंगे, अपने दैनिक जीवन से उसको जोड़ेंगे। अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबंध स्थापित न हो सके। इसमें भी नहीं की बात की है तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए, समझ के लिए उत्कंठ कम से कम करना चाहिए, ये भी हमारा नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कक्षा के परिवेश, शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि विद्यार्थियों में डैश उन्नयन से सुनिश्चित कर सकें। जिज्ञासा, अरुचि, प्रतियोगिता, कंठस्थीकरण, तीनों ही हमारे निगेटिव हैं। ये अरुचि भी, प्रतियोगिता, हम कोई कंपटीशन नहीं करवाएंगे, उनको हम इस तरीके से रटवाएंगे नहीं, तो हमारे इसमें जिज्ञासा ही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही है? त्रुटियों की प्रतिरूपों की खोज करना, अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटि होती हैं, विद्यार्थियों को त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना। इसमें पूछा गया है नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना उन्हें सही उत्तर देना, यही हमारा नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। योग्यता,
का सत्व मत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य है। योग्यता का वार्धिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य है। योग्यता का सत्व मत असफलता परिहारी लक्ष्य है। योग्यता का वार्धिक मत असफलता स्वीकार्य लक्ष्य है। इसमें इसे हम किस तरीके से करेंगे? असफलता, इस ऑप्शन में भी असफलता, इसमें भी असफलता और इसमें प्रदर्शन, ये हमारे तीनों ही निगेटिव हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती हैं। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती हैं। नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती हैं। इसमें हमारा हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है? अभिसारी चिंतन, स्मरण कार्यविधियाँ, समझ बनाना, निष्क्रिय अनुकरण। ये तो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग भी हमारा एक तरीके से नेगेटिव यूज़ होता है और निष्क्रिय पैसिव नहीं, हमारा हमेशा एक्टिव अनुकरण होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 ठीक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है। 2 और 3। यदि हमारी पढ़ाई हुई सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।